Hello everyone, welcome to Teaching पाठशाला and it's me, your educator ज्योति। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे के बारे में। दिस इज द लेक्चर नंबर 19। इससे पहले 18 लेक्चर्स जा चुके हैं, तो मेक श्योर आपने उनको देख लिया हो। इतने ही नहीं, क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे को समझने से पहले स्पेशली आपको लेक्चर नंबर 17 और 18 देखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज उसमें हमने कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स के बारे में बात किया है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि C3 कन्वर्टेज क्या होते हैं, C5 कन्वर्टेज एज वेल एज मैक का फॉर्मेशन कैसे होता है और इनका फंक्शन क्या होता है। क्योंकि इस वीडियो में हम उनके डिटेल के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली देखेंगे कि वो बन कैसे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि बेसिक जो है मैंने लास्ट वीडियो में ही कवर कर लिया था, तो मेक श्योर आपने उनको देख लिया हो। तो जैसे कि हमने बात किया था कि जो कॉम्प्लीमेंट पाथवे होता है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट पाथवे हमने देखा था कितने टाइप का होता है। हमने देखा था कॉम्प्लीमेंट पाथवे 3 टाइप के होते हैं, राइट। पहला जो टाइप है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे। दूसरा होता है लेक्टिन पाथवे एंड द थर्ड वन इज अल्टरनेटिव पाथवे। आज हम बात करने वाले हैं क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे के बारे में, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इतना ही नहीं, अगर देखा जाए तो जो क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे होता है ये मेनली एंटीबॉडी डिपेंडेंट मैनर में काम करता है। AB डिपेंडेंट, एंटीबॉडी डिपेंडेंट मैनर में काम करता है, और ये जो दोनों पाथवे हैं ये एंटीबॉडी इंडिपेंडेंट मैनर में काम करते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे तभी एक्टिवेट होता है जब ऑलरेडी उस इम्यून रिस्पॉन्स में एंटीबॉडी इन्वॉल्व होंगे, और अगर इन्वॉल्व नहीं है तो क्लासिकल पाथवे वहां पे मेनली एक्टिवेट नहीं होता है। एंटीबॉडी में भी स्पेसिफिक तरीके से कौन सी एंटीबॉडी यहाँ पर काम करती हैं, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं इम्यूनो IgM कहते हैं, ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन M, एज वेल एज एक और यहाँ पे एंटीबॉडी काम करती है जिसे हम बोलते हैं IgG। आपको पता है अलग अलग टाइप की मेनली एंटीबॉडीज पाई जाती हैं, उनमें से IgM और IgG इन दोनों में से कोई भी एट अ टाइम काम कर सकता है क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे में। सो लेट्स सी कि व्हाट इज दिस क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे, ये काम कैसे करता है, एवरीथिंग। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस पाथवे के प्लेयर्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, मतलब कि इस पाथवे में काम करने वाले कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स कौन कौन से होंगे। तो पहले हम प्लेयर्स की बात कर लेते हैं। तो प्लेयर्स में क्लासिकल जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन होता है क्लासिकल पाथवे में, वो C1 से लेके C9 प्रोटीन सारे के सारे चले आते हैं, ओके। यानी अगर एक ढंग से हम कहें तो यहाँ C1 भी काम करेगा, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 एंड C9। ये सारे के सारे जो हमने लास्ट टू लास्ट वीडियो में देखे थे कि टोटल 9 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स को हम मेनली यहाँ पे फंक्शन के तौर पे लेते हैं। तो C1 से लेके C9 प्रोटीन, सारी की सारी प्रोटीन जो है हमें काम करते हुए दिखेंगी इन केस ऑफ द क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो चीज आती है कि ये सारे के सारे प्रोटीन्स का काम क्या होता है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें, एक क्विक रिवीजन फॉर्म में जो है हम ले लेते हैं कि ये प्रोटीन्स काम कैसे करती हैं, ठीक है। अब हमने ये जो प्रोटीन देखा है जो कि C1 से लेके C9 तक मेनली एज अ प्लेयर्स काम करते हैं क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे में, तो हमें इनके फंक्शन को भी अंडरस्टैंड करना जरूरी है, क्योंकि जब हमें इनका फंक्शन को समझने में आसानी होगी तभी हम इस सारे के सारे प्रोसेस को ढंग से समझ पाएंगे। सो वन बाय वन जरा हम देखते हैं कि ये प्रोटीन्स का एक्चुअल में काम क्या होता है। जैसे कि अगर सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन की बात करें तो वो होता है C1। जैसे कि मैंने बताया था ये नॉर्मल प्रोटीन जैसा काम नहीं करता, ये कॉम्प्लेक्स होता है। किस चीज का कॉम्प्लेक्स, ये भी आपको बताया था मैंने कि इसके पास मेनली 3 टाइप के सब यूनिट होते हैं जिसे हम बोलते हैं QRS, ठीक है, ये टाइप हो गए। लेकिन इनके कितने सब यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं, Q का एक प्रेजेंट होता है, मतलब एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, R का 2 मॉलिक्यूल होता है और S का 2 मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। तो आप एक्चुअल में क्या कह सकते हो, आप इसको जो है अगर लिखना चाहें हम, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दैट इज C1QR2S2। हम इस तरीके से भी इसको लिखते हैं, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि एक्चुअल में कितने मॉलिक्यूल कौन से सब यूनिट के प्रेजेंट हैं। तो Q सब यूनिट के जो है एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, R सब यूनिट के 2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और S सब यूनिट के 2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। अब अगर हम देखना चाहें कि ये काम क्या करते हैं, तो जो C1Q होता है
वो क्या करता है, इसका काम होता है एक्चुअल में क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे को एक्टिवेट करना, ठीक है। और ये कैसे एक्टिवेट करता है, ये मेनली एंटीबॉडी से बाइंड करके, जिसे हम आईजी मॉलिक्यूल कहते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल कहते हैं, उससे बाइंड होने के बाद ये एक्टिवेट होता है। एंड C1q इज द मॉलिक्यूल जो कि क्लासिकल पाथवे को एक्टिवेशन, मेनली एक्टिवेशन पाथवे में एंटर करवा देगा, यानी एक्टिवेट करवा देगा। इतना ही नहीं, इसका ये भी काम होता है कि जो भी it bind to the apoptotic bleps and initiate the phagocytosis of apoptotic cell। और अगर मान लीजिए कोई apoptosis हो रहा है सेल के अंदर, तो वहां पे भी C1q काम करते हैं। ये मेनली जो छोटे छोटे apoptotic blebbing फॉर्म होती है उससे जाकर बाइंड कर जाते हैं और उन सारे apoptotic bleps एज वेल एज उस apoptotic सेल का phagocytosis करवा देते हैं। अगर हम बात करते हैं ये जो C1r है, जो कि 2 मॉलिक्यूल इसका होता है, C1r सब यूनिट क्या करता है, ये एक्चुअल में सेरिन प्रोटीएज है, ठीक है। यानी इट इज अ टाइप ऑफ द प्रोटीएज, यानी ये किसी प्रोटीन को क्लीव करने का काम करेगा। किसको क्लीव करता है, ये एक्चुअल में क्लीव करता है C1r को एज वेल एज C1s को, ठीक है। इट यूज टू क्लीव दी C1r एंड C1s, क्योंकि ये सब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो C1r, क्योंकि C1r जो है एक्चुअल में अपने ही दूसरे सब यूनिट को एक्टिवेट करता है, साथ ही साथ C1s को भी एक्टिवेट करता है, ठीक है। इसके बाद C1s क्या करता है, C1s का भी मेन फंक्शन होता है, इट यूज टू एक्ट लाइक अ सेरिन प्रोटीएज, लेकिन ये किसको क्लीव करता है, इसका टारगेट होता है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन 4 एंड कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन 2। ओके, तो C1r एक्टिवेट होगा, वो दूसरे R को एक्टिवेट करेगा एज वेल एज S को एक्टिवेट करेगा। C1s एक्टिवेट होगा, उसके बाद वो किसको एक्टिवेट करेगा, C4 एंड C2 को। अब बात करते हैं C2 क्या करेगा। हमने C1 देख लिया, C2 के बारे में बात करते हैं। C2 क्या करता है, C2 का आपको पता है दो कंपोनेंट बनता है, C2a एंड C2b, जिसमें से ए कंपोनेंट पाथवे में पार्टिसिपेट करता है एंड दिस इज द एक्सेप्शनल केस, राइट। मैंने आपको बताया था ये एक एक्सेप्शनल केस होता है, बाकी सारे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन की तरह ये काम नहीं करता है, थोड़ा सा अलग करता है। तो इसका भी काम क्या होता है, इट इज ऑल्सो द सेरिन प्रोटीएज। इसके अलावा जो है ये C4b के साथ मिलकर C3 कन्वर्टेज बनाने का काम करता है, जो कि एक एंजाइम है और जिसके बारे में मैं ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बात कर चुकी हूँ। C2b क्या करता है, C2b का एक्चुअल में कॉम्प्लीमेंट पाथवे में कोई काम नहीं होता, इसलिए कॉम्प्लीमेंट पाथवे में इनएक्टिव होता है। लेकिन इसको देखा गया है कि जब वैसोडाइलेशन की जरूरत होती है बॉडी में, तो वैसोडाइलेशन करवाने में जो है ये मदद करता है किसी और पाथवे में एंटर करके। अब अगर हम बात करते हैं C4 के बारे में, तो आपको पता है C4 का भी C4a और C4b कंपोनेंट बनता है। तो जो B कंपोनेंट है यहाँ पर वो पार्टिसिपेट करता है और ये करता क्या है, C4b कंपोनेंट माइक्रोबियल सेल मेम्ब्रेन से जाकर बाइंड कर जाता है विया दी थायोएस्टर बॉन्ड। और इतना ही नहीं, ये C2a के साथ मिलकर C3 कन्वर्टेज बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट बात आती है कि C3 क्या करता है, ठीक है। तो C3 क्या करता है, नेक्स्ट कंपोनेंट है, तो C3 भी C3a और C3b में कन्वर्ट होता है। लेकिन आपको पता है कि C2 को छोड़ के बाकी जितने भी मतलब कि C3 से लेके C4, मतलब मेनली C3 और C4 जो है वो कैसे क्लीव होते हैं, A और B के थ्रू, और C5 भी जो है A और B के जैसे क्लीव होता है। लेकिन इनका जो B कंपोनेंट होता है वो पाथवे में पार्टिसिपेट करता है, A कंपोनेंट पाथवे में पार्टिसिपेट नहीं करता है, मेनली कॉम्प्लीमेंट पाथवे में पार्टिसिपेट नहीं करता है, किसी और पाथवे में या कोई और फंक्शन करवाने में मदद करता है। जैसे कि यहाँ पे C3a क्या करता है, इट यूज टू एक्ट लाइक अ एनाफाइलोटॉक्सिन। और इतना ही नहीं, ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स भी मीडिएट करता है, जहां पे कि ये जो है अपने C3a यानी C3a रिसेप्टर से जो है जाकर बाइंड करता है C3a और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स करवाने में मदद करता है। C3b की बात करें तो C3b ऑप्सोनाइजेशन में मदद करता है, यानी बैक्टीरिया को फैगोसाइटोसिस के लिए और ससेप्टेबल बनाता है। कैसे करता है, बाय टैगिंग द इम्यून कॉम्प्लेक्स पैथोजन एंड एपोप्टोटिक सेल्स फॉर फैगोसाइटोसिस। क्योंकि ये क्या करता है, ये टैग कर लेता है पैथोजन को, एपोप्टोटिक सेल्स को या फिर इम्यून कॉम्प्लेक्स को, ताकि उनका फैगोसाइटोसिस अच्छे से हो पाए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं C5 के बारे में, तो C5a एंड C5b बनता है। और आपको पता है जब हम C5 की बात कर रहे हैं यानी हम मैक कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं। तो C5a जो है ऑब्वियसली ये मैक का फॉर्मेशन करवाने में तो मदद करता नहीं है, तो ये भी एनाफाइलोटॉक्सिन की तरह काम करता है। और जहां पर ये बाइंड करता है C5a रिसेप्टर से, और ये इंड्यूस करता है इन्फ्लेमेशन, ठीक है। एनाफाइलोटॉक्सिन्स जो होते हैं वो एक्चुअल में इन्फ्लेमेशन करवाने का काम करते हैं। लेकिन C5b क्या करता है, ये किसका कंपोनेंट है, ये मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स का
जो मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स बनता है उसका ये कंपोनेंट है। ये करता क्या है, इट बाइंड टू द मेम्ब्रेन एंड फैसिलिटेट द बाइंडिंग ऑफ द अदर कंपोनेंट ऑफ मैक। जैसे ही C5b आकर बाइंड करता है, मैक का फॉर्मेशन इनिशिएट होता है। नेक्स्ट C6 क्या करता है, ये भी मैक का कंपोनेंट है और ये जाकर बाइंड करता है C5b से और उसको स्टेबलाइज करता है, क्योंकि अगर C6 ना रहे तो C5b का बहुत जल्दी ही जो है डिग्रेडेशन हो जाता है, लेकिन अगर C5b से C6 जाकर बाइंड कर ले तो वो स्टेबलाइज कर देता है उसको और उसका डिग्रेडेशन प्रिवेंट कर लेता है। C7 क्या करता है, ये भी मैक का ही कॉम्प्लेक्स है, मैक बनाने में मदद करता है, मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स बनाने में मदद करता है। एंड C5b और C6 से जो है जाकर ये बाइंड हो जाता है और बाइंड करते ही क्या देखा जाता है कि C7 में कन्फर्मेशनल चेंजेस हो जाते हैं और उसके बाद जो है वो जाकर मेम्ब्रेन पे बाउंड हो जाता है। C8b किसका कंपोनेंट है, मैक का कॉम्प्लेक्स, मैक का कंपोनेंट है ये, और ये किससे जाकर बाइंड करता है, C5b C6 C7 से जाकर बाइंड करता है और इसके बाद ये क्रिएट करना शुरू कर देता है पोर इन दी बैक्टीरियल ऑब्लिक पैथोजन मेम्ब्रेन। और C9 क्या करता है, C9 जो है अगेन ये भी मैक का ही पार्ट है, ठीक है, मैक को ही बनाने में मदद करता है। लगभग 10 से लेकर 19 यानी 10 से लेकर 19 मॉलिक्यूल जो होते हैं C9 के, वो एक साथ बाइंड हो जाते हैं किस कॉम्प्लेक्स से, C5b C6 C7 और C8 से, और उसके बाद क्या करते हैं, एक लार्ज पोर क्रिएट कर देते हैं मेम्ब्रेन में। और जो C9 होता है वो C5b C6 C7 और C8 के साथ जाकर बाइंड करता है, उसके बाद लार्ज पोर क्रिएट कर देता है, जहां पर मेनली C9 जो है एक मॉलिक्यूल की तरह नहीं बल्कि वहां पे कम से कम 10 से लेकर 19 मॉलिक्यूल C9 के वहां काम करते हैं। तो ये सारी बातें हमने देख ली, ऑल्दो इसका एक्चुअल में फंक्शन हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि मैक का फॉर्मेशन कैसे होता है, यहाँ पर हमने उनके फंक्शनैलिटी के फॉर्म में देख लिया। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये चीज जो है क्लियर हो गई होगी। इतना ही नहीं, C5b का जो है एक और भी यहाँ पे फंक्शन होता है, अगर हम देखना चाहें C5b इसके अलावा जो है C5 कन्वर्टेज बनाने में भी मदद करता है, ठीक है, C5 कन्वर्टेज बनाने में भी मदद करता है। अब हम देखते हैं कि ये तो सारे प्लेयर्स हो गए, कौन से प्लेयर्स हैं, क्या काम कर रहे हैं, एवरीथिंग, और ये सभी के सभी जो हैं इस तरीके से एक्ट करने वाले हैं क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे में। सो लेट्स सी कि ये काम कैसे करते हैं। उससे पहले एक चीज यहाँ पर समझना जरूरी है जो कि यहाँ पर मेंशन होके रखा है, और ये पिक्चर के मीडियम से जो है हम समझने वाले हैं। तो देखिए, जैसे कि मैंने कहा C1 जो है कॉम्प्लेक्स की तरह काम करता है। आपको पता होगा एंटीबॉडी में जो है दो रीजन पाए जाते हैं। एंटीबॉडी किस शेप में होती है, वाई शेप में होती है, कुछ इस तरीके से, राइट। ये एंटीबॉडी का FC रीजन कहलाता है, कांस्टेंट रीजन, और ये वाला एरिया जो होता है जहां से एंटीबॉडी मेनली एंटीजन से बाइंड करता है। तो देखा ये जाता है, मान लीजिए ये जो आपको सरफेस दिख रहा है यहाँ पर, दिस इज द पैथोजन सरफेस। ये कोई पैथोजन है जो बॉडी में एंटर किया है। पैथोजन के सरफेस के ऊपर ये मॉलिक्यूल कौन से हैं जो आपको दिख रहे हैं, दीज आर दी एपिटोप्स, राइट। ये जो आपको मॉलिक्यूल दिख रहे हैं ये सब क्या है, ये सब एपिटोप्स है, या फिर हम इसे एंटीजन डिटर्मिनेंट का भी नाम देते हैं। तो इस एपिटोप से आप देख सकते हैं कि यहां पर आकर IgG एंटीबॉडी बाइंड की है। ये भी कौन सी है, ये भी IgG ही है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको दिखा के रखा है कि ये कैसे अटैक होता है। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि पैथोजन आया, एंटीबॉडी ने आके उससे बाइंड किया एपिटोप से, क्योंकि एंटीबॉडी का जो सेक्शन एंटीजन से बाइंड करता है, एंटीजन के सरफेस पे प्रेजेंट एपिटोप से बाइंड करता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बोलते हैं पैराटोप। तो ये अपने पैराटोप से एपिटोप से जाकर बाइंड करता है। अब एंटीबॉडी का ये जो FC रीजन है, ये जो दोनों है, ये है FC रीजन। ये आप देख सकते हैं, दिस इज दी C1 प्रोटीन, ठीक है, ये C1 कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बता के रखा है। ये C1 कॉम्प्लेक्स देखिए कैसे बाइंड कर रहा है। ये जो आपको ये वाला पोर्शन दिख रहा है, इट इज दी Q पोर्शन, ठीक है। ये जो बाइंड करके रखा है FC पोर्शन से, वो है Q पोर्शन, यानी C1 कॉम्प्लेक्स का जो C1Q कॉम्प्लेक्स है वो यहाँ पर काम करता है। ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो C1Q कॉम्प्लेक्स एक्चुअल में एंटीबॉडी से जाकर बाइंड करता है। इसके अलावा देख सकते हैं आप, दिस इज दी C1S कॉम्प्लेक्स, और ये सॉरी C1S, और दिस इज दी C1R। तो ये इस ढंग से कॉम्प्लेक्स बनाकर बाइंड करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि ये जो पाथवे है इसमें एंटीबॉडी मेनली इन्वॉल्व होती है, और हम इसे कहते हैं एंटीबॉडी डिपेंडेंट पाथवे, क्योंकि पहले तो एंटीबॉडी पैथोजन पे अटैक करती है, उसके बाद जो है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन का एक्टिवेशन होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये बात जो है आप लोग को समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे कुछ बेसिक चीजों के बारे में बात कर लेते हैं रिगार्डिंग द कॉम्प्लीमेंट पाथवे, ठीक है। कुछ बेसिक चीज है।
सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जो कॉम्प्लीमेंट पाथवे है ये कौन से टाइप के रिस्पॉन्स को शो करता है, तो हमने अभी अभी देखा कि इसमें क्योंकि एंटीबॉडी इन्वॉल्व है तो हम ये कहते हैं इट इज द पार्ट ऑफ एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ये जो है एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स का पार्ट बनता है IR। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इस पर्टिकुलर पाथवे में जो कॉम्प्लेक्स बनता है, यानी एंटीबॉडी और एंटीजन जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसको, वो कॉम्प्लेक्स जो है सॉल्युबल भी हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो इसलिए फॉर्म हुआ हो क्योंकि एंटीबॉडी ने एंटीजन के एपिटोप या फिर एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट साइट से जाकर बाइंड किया हो। किसी भी केस में बाइंड हो, हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर एंटीबॉडी क्या करता है, एंटीबॉडी जो है पैथोजन के एपिटोप से जाकर बाइंड कर सकता है, एपिटोप से जाकर बाइंड कर सकता है या फिर ये एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट से जाकर बाइंड कर सकता है। और इन केस हम बात करते हैं कि एंटीजन यहाँ पे कौन कौन से हो सकते हैं, तो एंटीजन यहाँ पर आपके देखा जाए तो यहाँ पर वायरस हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा फंगस हो सकते हैं, पैरासाइट हो सकते हैं, ये सारे यहाँ पर एज अ पैथोजन काम कर सकते हैं। इसके अलावा बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन भी हो सकता है। ये सब यहाँ पर जो है एज अ पैथोजन काम करते हैं। अब इनके सरफेस के ऊपर जो प्रेजेंट रहेगा एपिटोप या एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट, वो एंटीबॉडी से जाकर बाइंड करेगा। हम यहाँ पे एंटीबॉडी के लिए AB जो है शॉर्टकट में लिख रहे हैं। जब यहाँ पर बाइंड करता है या फिर मान लीजिए सॉल्युबल एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है तो हम उसे इम्यून कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, और ये यहाँ पे जो एंटीबॉडीज इन्वॉल्व होती है, मेनली एंटीबॉडीज जो इन्वॉल्व होती हैं, अभी मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही, जो एंटीबॉडी जिसे हम शॉर्टकट में AB कह रहे हैं, वो या तो IgM होती है, ठीक है, या तो वो होती है IgG। दोनों में से कोई भी एट अ टाइम हो सकती है और ये इन्हीं क्लास से बिलोंग करेगी। यहाँ पे कोई और एंटीबॉडी जो है आकर काम नहीं करती है, यही दोनों मेनली देखे जाते हैं। और ये देखा जाता है कि जब ये एंटीबॉडी एंटीजन से इंटरैक्ट कर देती है तो ये क्लासिकल पाथवे को एक्टिवेट कर देती है। अब इन केस हम देखना चाहें कि एक्टिवेशन कैसे होता है, तो देखिए सबसे पहले जो है मान लीजिए कोई एंटीजन आया है, एंटीजन के लिए शॉर्टकट हम लिखते हैं AG। ठीक है, उससे क्या किया है, उससे जो है एंटीबॉडी ने बाइंड किया है। अब आपको पता है एंटीबॉडी का शेप कैसा होता है, वाई शेप का होता है, ऐसे बना देते हैं हम ताकि शो कर सके। और एंटीबॉडी का ये FC पोर्शन है। अब इस FC पोर्शन से आकर कौन बाइंड कर जाता है, यहाँ पर आके बाइंड कर जाता है कौन सा पोर्शन, जिसे हम बोलते हैं C1Q। अब ये C1Q आगे चल के क्या करता है, ये एक्टिवेट करता है C1R को। C1R क्या करता है, अपने दूसरे वाले मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करता है, एज वेल एज C1S को एक्टिवेट करता है। अब इसके बाद देखा ये जाता है कि जैसे ही ये एक्टिवेट होते हैं, सारा का सारा जो कॉम्प्लीमेंट कैस्केड होता है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट कैस्केड वो यहाँ पर शुरू हो जाता है। अब कैस्केड बोलने का मतलब हो गया कि एक का एक्टिवेशन दूसरे को एक्टिवेट करेगा, दूसरे का एक्टिवेशन तीसरे को एक्टिवेट करेगा, और इस तरीके से जो है पूरा का पूरा पाथवे एक्टिवेट हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो पूरे पाथवे को अगर हम समझना चाहें तो कैसे काम करते हैं, तो देखिए जब भी एक कॉम्प्लीमेंट का कंपोनेंट किसी दूसरे कंपोनेंट पे जाकर जब अटैक करता है या रिस्पॉन्स शो करता है, तो वो दूसरे कंपोनेंट का या तो कन्फॉर्मेशनल चेंज करवाता है या तो एंजाइमेटिक तरीके से उसका क्लीवेज करवा देता है। और क्लीवेज होगा तो भी उसको पाथवे में काम करना है, और कन्फॉर्मेशनल चेंज होगा तो भी उसको पाथवे में काम करना है। और इस तरीके से जो है ओवरऑल रिएक्शन देखा जाता है। अगर इन केस आपको कंफ्यूजन होता है कि जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन होती है उनको 1 2 3 4 कैसे नाम दिया गया है, तो जिस तरीके से जिस सीक्वेंस में वो डिस्कवर हुई है उसी सीक्वेंस में उनको उनकी नेमिंग दी गई है। अब हम जो है पूरे पाथवे को यहाँ पे डिटेल में समझने वाले हैं कि इनका मोड ऑफ एक्शन कैसे चलता है। ठीक है, सारा पाथवे जो है हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले होता क्या है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, ठीक है, इसी पाथवे को हम कंटिन्यू कर देते हैं। हमने ये देखा कि यहाँ पर एंटीजन आया, ठीक है, एंटीजन आया, एंटीबॉडी ने आके उससे बाइंड किया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद देखने को मिला कि C1R एक्टिवेट हुआ। ठीक है, C1R एक्टिवेट हुआ। ऐसा क्यों, क्योंकि C1Q जो है FC पोर्शन से बाइंड करता है, और FC पोर्शन से बाइंड करने के बाद C1Q एक्टिवेट हो जाता है। C1Q क्या करता है, ये C1Q C1R में कुछ कन्फॉर्मेशनल चेंजेस करता है, और उस कन्फर्मेशनल चेंजेस के कारण C1R एक्टिवेट हो जाता है। अब C1R एक्टिवेट होते ही क्या करता है, जो सेकेंड C1R मॉलिक्यूल होता है ये इसे एक्टिवेट करता है। और इतना ही नहीं, जो दो मॉलिक्यूल होते हैं यहाँ पर, ठीक है, इतना ही नहीं, ये जो है जो दो मॉलिक्यूल होते हैं C1S के, उनको भी एक्टिवेट कर देता है। तो पहले एक मॉलिक्यूल एक्टिवेट होता है C1R का, वो दूसरे C1R को एक्टिवेट करता है, साथ ही साथ
दो C1S मॉलिक्यूल होते हैं उन्हें भी एक्टिवेट कर देता है। अब ये क्या हो गया है, अब ये सभी के सभी जो है प्रॉपर ढंग से एक्टिवेट हो चुके हैं। अब एक्टिवेट हो चुके हैं मतलब कि कॉम्प्लीमेंट पाथवे अब शुरू हो जाएगा। अब देखने को ये मिलता है कि यहाँ पे जो C1S है, ठीक है, यहाँ पे हम पाथवे में ले लेते हैं कि यहाँ से जो है C1S काम करेगा। तो C1S क्या करता है, इसका काम होता है क्लीव करवाना, ठीक है, क्लीव करवाना किसको, C4 को एंड C2 को। लेकिन क्या ये एक साथ करता है, नहीं। पहले ये क्या करता है, क्या ये सिर्फ और मतलब दोनों को एक्टिवेट एक साथ करता है, नहीं। पहले क्या करता है, पहले ये एक्टिवेट करता है C4 को, ठीक है, C1S C4 को पहले क्या करता है, क्लीव करता है। और कैसे क्लीव करता है, कुछ ऐसे क्लीव करता है कि C4 जब क्लीव होता है तो C4B बनता है एज वेल एज C4A बनता है। अब आपको पता है C4B और C4A में से कौन एक्टिवेट होगा, C4B एक्चुअल में मतलब कि पाथवे में पार्टिसिपेट करेगा। अब आप बोलोगे कि मैम इसका मतलब कि C4 पहले क्यों एक्टिवेट हुआ, क्योंकि इस पाथवे में देखा जाता है कि C1S जब C4 को एक्टिवेट करता है तो C4 का C4B कंपोनेंट जो है उसकी वजह से C1S जो है C2 को एक्टिवेट कर पाता है, ठीक है। पहले जो है C1S C2 को एक्टिवेट नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो चीज यहाँ पे फॉर्म हो चुकी है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे कि यहाँ पर जो है C4B का फॉर्मेशन हो चुका है। अब क्या होगा, अब ये जो C1S है, ठीक है, अभी ये क्या करेगा, ये जो C1S है ये अब यहाँ पर किसको क्लीव करवाएगा, मेनली C2 को क्लीव करवाएगा। क्योंकि C4 क्या करता है, C4B जैसे ही यहाँ पर बना है वो क्या करता है, जिस बैक्टीरियल मेम्ब्रेन पे बात हो रही है, जिस बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन पे ये एंटीजन एंड एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना है उसी कॉम्प्लेक्स के पास जाकर C4B भी बाइंड कर जाता है, या फिर रेदर टू से जहां पर C1 कॉम्प्लेक्स, ये जो है C1 कॉम्प्लेक्स ही तो हुआ, तो जहां पर ये C1 कॉम्प्लेक्स जाकर बाइंडेड रहता है वहीं पर जाकर C4B भी बाइंड कर जाता है। C4B बाइंड करने के बाद क्या करता है, C4B जो है पहले तो मेम्ब्रेन के पास बाइंड कर गया, उसके बाद वो क्या करता है C2 के साथ बाइंड कर जाता है। और C2 के साथ जैसे ही C4B बाइंड करता है C2 को वो एक्सपोज करवा देता है C1S से, और जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर C2 भी एक्टिवेट हो जाता है। और C2 एक्टिवेट होता है तो कैसे काम करता है, तो आपको पता है कि C2B यहाँ पे रह जाएगा और C2A एक्चुअल में पाथवे में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। तो अभी जो मॉलिक्यूल हमारे पास बन के रेडी हुआ है वो कौन कौन है, आप देख सकते हो यहाँ पर दो मॉलिक्यूल अभी फिलहाल में क्लीव होकर बने हैं, वो कौन से हैं, वो हैं C4B एंड C2A। अब अगर आप मेरा प्रीवियस लेक्चर जो है याद करो तो आपको याद आएगा कि C4B एंड C2A ये मिलके क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं C3 कन्वर्टेज। और C3 कन्वर्टेज क्या है, ये एक एंजाइम है। ये एंजाइम क्या करता है, ये एंजाइम मेनली C3 को रिक्रूट करता है, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, अब ये C3 को इनकाउंटर करवाएगा। अब C3 को कैसे इनकाउंटर करवाएगा, ये कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है, और C3 को बुलाया जाएगा और C3 का भी C3B कंपोनेंट फ्री हो जाएगा और C3A कंपोनेंट इस पाथवे में तो एंटर नहीं करेगा, सीधी सी बात है, क्योंकि इस पाथवे में C3B का काम है। और एज अ रिजल्ट अभी कॉम्प्लेक्स क्या बन गया, पहले का C4B C2A और अभी का C3B, और ये सब मिलकर एक साथ क्या कहलाते हैं, ये सब मिलकर एक साथ कहलाते हैं C5 कन्वर्टेज, ठीक है। ये हो गया C5 कन्वर्टेज। अब ये C5 कन्वर्टेज क्या करेगा, आपको पता है C5 कन्वर्टेज जो है यहाँ पर अब C5 को बुलाएगा। अब C5 आने के बाद क्या करेगा, C5 आने के बाद वो भी क्लीव होगा किस किस में, ये क्लीव होगा C5B में एंड C5A में, जिसमें से C5B क्या करेगा, C5B पाथवे में पार्टिसिपेट करेगा। अब इसका नेक्स्ट टारगेट क्या है कि C6 को मेम्ब्रेन पे बुला लेना, ठीक है। फिर उसके बाद जो है कौन चलाएगा, C7 चलाएगा। C7 फिर किसको बुला लेगा, C8 को बुला लेगा, और ये सारे कॉम्प्लेक्स मिलकर किसको बुला लेंगे, C9 को बुला लेंगे। और C9 ऐसे ही काम नहीं करेगा, यहाँ पे कौन चलाएगा, लगभग यहाँ पे 10 to 19 C9 चले आएंगे, और जिसकी वजह से क्या बन जाएगा, जिसकी वजह से जो है मैक का फॉर्मेशन हो जाएगा। और मैक फॉर्मेशन की वजह से क्या होगा, बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन पे पोर्स क्रिएट हो जाएंगे,
ठीक है। बैक्टीरियल मेम्ब्रेन पे पोर्स क्रिएट हो जाएंगे और वो पोर्स क्या करेंगे, बैक्टीरिया का लाइसिस करवा देंगे, क्योंकि उसके मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी जो है अब वो मेंटेन नहीं है, तो क्या होगा, पैथोजन लाइसिस हो जाएगा, पैथोजन का एलिमिनेशन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसका मेम्ब्रेन जो है लाइसिस करने लगेगा, हेंस पैथोजन का एलिमिनेशन हो जाएगा। और इस तरीके से जो है ये कॉम्प्लीमेंट पाथवे मेनली काम करता है। तो अभी हमने देखा कि कैसे कैसे कौन कौन सी चीजें जो हैं वो काम करती हैं। ऐसे कंपोनेंट जो कि इस पाथवे में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो आपको ये भी बताया गया है कि ये कहाँ काम करते हैं, राइट। तो अभी अगर इन केस आपको बोला जाए कि कौन सी चीज कहाँ काम करती है, तो आप इजीली समझ पाओगे। जैसे कि C2B जो है इस पाथवे में तो काम नहीं करेगी, C3A भी इस पाथवे में काम नहीं करेगा, लेकिन किसी और पाथवे में काम करेगा। उसी के बारे में हमने इनिशियल टाइम में डिस्कस किया था। अब अगर हम एक पिक्चर के मीडियम से इसको एक बार रिवाइज करना चाहें कि कैसे हो रहा है, तो हम इस तरीके से देख सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले आपको देखने को मिला है दिस इज द पैथोजन सरफेस, ठीक है। एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ये रहा पैथोजन का सरफेस, इस पे आपको रेड रेड पोर्शन दिख रहा है, जो कि क्या है, जो कि इसका एपिटोप है, राइट। अब इस एपिटोप से आप देख सकते हैं एंटीजन, एंटीजन का ये एपिटोप है, यहाँ पे किसने बाइंड किया, यहाँ पे बाइंड किया एंटीबॉडी ने, ठीक है। और एंटीबॉडी का ये वाला पोर्शन दिखा के रखा है, यहाँ पे FC पोर्शन है। अब इस FC पोर्शन से कौन आकर बाइंड कर रहा है, C1Q बाइंड कर रहा है, ये रहा Q सेगमेंट, ये रहा इसका Q सब यूनिट। और इतना ही नहीं, यहाँ पर C1R भी है एंड S भी है। तो ये एक ढंग से हम क्या कह सकते हैं, ये एक ढंग से क्या है, ये है एंटीजन एंटीबॉडी एज वेल एज C1 कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये पूरा जो है एक कॉम्प्लेक्स की तरह फॉर्म हो गया। अब इसका नेक्स्ट काम क्या होता है, इसका नेक्स्ट काम होता है कि यहाँ पर बुलाया जाए किसको, यहाँ सेकेंड स्टेप में देख लीजिए, यहाँ पर बुलाया जाता है C4 को एंड C2 को। लेकिन सबसे पहले क्या होता है, आप देख सकते हैं दिस वन इज व्हाट, दिस वन इज S सब यूनिट। अब ये S सब यूनिट क्या करता है, C1 को पकड़ के पहले ब्रेक कर देता है C4A में एंड C4B में। और C4B देखिए क्या किया है, ये पैथोजन के सरफेस पे ही आकर बाइंड हो गया है। तो C4B आकर बाइंड कर गया। C4B आकर बाइंड करने के बाद क्या करता है, C4B देखिए C2 से बाइंड कर गया, और C2 के साथ बाइंड करने के बाद ये वाला एरिया जो है C2 का इसने एक्सपोज करवा दिया है किसको, S सब यूनिट को, ताकि ये आकर इसको क्लीव कर सके। और तो हुआ क्या है कि यहाँ पर जो है C2 का क्लीवेज हो गया है, और C2 का क्लीवेज होने के बाद C2B निकल गया है और C2A पार्टिसिपेट कर रहा है। अब C4B और C2A का कॉम्प्लेक्स बन गया है, जिसे हम कहते हैं C3 कन्वर्टेज। अब ये C3 कन्वर्टेज आपको पता है क्या करता है, ये जो है C3 को बुलाता है, राइट। तो C3 कन्वर्टेज जो है यहाँ पर बन चुका है, ये रहा C3 कन्वर्टेज। अब ये जो C3 कन्वर्टेज है वो C3 को बुलाता है, यानी C3 को एक्टिवेट करता है, C3B एंड C3A में कन्वर्ट कर देता है। अब ये C3B जो है इस पाथवे में मेनली काम करता है, तो अब क्या बन जाता है, C4B, C2A एंड C3B ये यहाँ पर बन जाते हैं, और ये मिलकर क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं C5 कन्वर्टेज। अब ये जो C5 कन्वर्टेज है ये क्या करेगा, ये C5 को कन्वर्ट करके उसे एक्टिवेट करेगा। अब ये जो है C5 कन्वर्टेज जो है C5 को बुलाता है, C5A को, C5A में क्लीव होता है और C5B में क्लीव होता है। C5B क्या कर रहा है, मेम्ब्रेन पे बाइंड होके रखा है। अब यहाँ पे किसको बुलाएगा, यहाँ पे बुलाएगा वो ये C6 को, फिर C7 को, फिर C8 को, उसके बाद 9 को, ठीक है। और C9 आने के बाद क्या होगा, C9 आने के बाद जो है, मान लीजिए ये पैथोजन का सरफेस है, तो यहाँ पर एक ढंग से जो है अगर हम बात करें, तो ये बहुत से C9 मिलकर क्या करेंगे, इस ढंग से एक पोर क्रिएट कर लेंगे। इसी पोर को हम कहते हैं क्या, मैक का फॉर्मेशन करना, ठीक है। एक एक करके असेंबल होते जाएंगे। वैसे तो ये सारा का सारा जो पोर होता है वो C9 एंड C8 के कंपोजिशन से मिलकर बनता है। रेस्ट जो होते हैं C5, C6, C7 इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। और उसके बाद जब ये पोर क्रिएट होता है, इसी की वजह से क्या होता है, मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी जो है डिस्टर्ब हो जाती है, और जिसकी वजह से पैथोजन या फिर बैक्टीरियल जो है लाइसिस यहाँ पर शुरू हो जाता है। तो ये थी कहानी क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे की। वैसे तो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन इनेट इम्यून रिस्पॉन्स का पार्ट होते हैं, लेकिन जो क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे दैट इज द पार्ट ऑफ द एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स, क्योंकि एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स में एंटीबॉडीज इन्वॉल्व होते हैं। और यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि बिना एंटीबॉडी और एंटीजन बाइंड किए हुए C1 कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट नहीं होगा। हेंस देखा ये जाएगा कि पूरा का पूरा कॉम्प्लीमेंट पाथवे ही एक्टिवेट नहीं होगा। इसलिए ये पाथवे तभी एक्टिवेट होगा जब एंटीजन से एंटीबॉडी ऑलरेडी बाइंड कर जाएगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, एज वेल एज आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगले वीडियो में हम बात करेंगे लेक्टिन पाथवे के बारे में। थैंक यू सो मच।